बीरबल और जलेबी वाला। बात उन दिनों की है जब बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार में अपनी चतुराई और समझदारी के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। दिल्ली की गलियों में एक मोहल्ला था जहां हर रोज एक मिठाई वाला सुबह सुबह अपनी दुकान सजाता था। उसका नाम था रघु जलेबी वाला। रघु की दुकान पर रोज सुबह एक खास मिठास और खुशबू फैलती थी, ताजी गर्मा गर्म जलेबियों की। रघु का दावा था कि उसकी जलेबियां न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि उन्हें खाने के बाद इंसान का भाग्य भी बदल सकता है। लोग इसे मजाक मानते, लेकिन फिर भी उसकी दुकान पर हर रोज लंबी कतार लगती। एक दिन बीरबल अपने साधारण वेश में शहर घूम रहे थे। उनकी आदत थी कि कभी कभी वे आम आदमी की तरह बाजार में निकल जाते और लोगों की बातें चुपचाप सुनते। उस दिन जलेबी की दुकान से आती खुशबू ने उन्हें वहीं रोक लिया। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बहुत ध्यान से रघु को देख रहा था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। वो केवल जलेबियों की खुशबू सूंघकर संतोष कर रहा था। बीरबल ये देखकर कुछ सोच में पड़ गए। अचानक रघु चिल्लाया, ओ बूढ़े बाबा, जब पैसे नहीं तो मेरी जलेबियों की खुशबू भी मत सूंघो। ये मुफ्त नहीं है। लोग हंस पड़े। बूढ़ा सक्काया और धीरे धीरे वहां से चला गया। लेकिन रघु ने उसका पीछा किया और कहने लगा, मेरे जलेबियों की खुशबू सूंघी है, उसका भी दाम देना होगा। बूढ़ा थरथराता हुआ बोला, बेटा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। बीरबल ये सब देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे रघु की मानसिकता को समझ चुके थे। अगले दिन बीरबल अपने असली रूप में राज दरबार से रघु को बुलवा भेजते हैं। अकबर का दरबार सजा था। रघु थोड़ा घबराया, लेकिन दरबार में जाना उसके लिए एक गर्व की बात थी। वो अच्छे कपड़े पहन कर गया। बीरबल पहले से वहां मौजूद थे। अकबर ने पूछा, रघु, तुम्हारी दुकान की जलेबियां बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन तुमने एक बूढ़े व्यक्ति से खुशबू सूंघने का दाम क्यों मांगा? रघु बोला, जहां बादशाह अकबर भी कर वसूलते हैं, वहां मेरी मेहनत की खुशबू मुफ्त में क्यों दी जाए? सभी दरबारी हंस पड़े, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा विचार है, मेहनत की कीमत होनी चाहिए। फिर बीरबल ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। उन्होंने उन्हें जोर से गिराया, जिससे आवाज आई, और बोले, ये लो, सुन लो, ये है तुम्हारी जलेबियों की खुशबू का दाम। रघु हक्का बक्का रह गया। बोला, ये क्या मजाक है? बीरबल बोले, तुमने खुशबू दी, हमने आवाज दी। आवाज का दाम खुशबू से ज्यादा नहीं हो सकता। अकबर और दरबार ठहाके लगाने लगे, लेकिन रघु की आंखों में कुछ और था। अपमान नहीं, बल्कि कोई योजना। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। अगले दिन से रघु की दुकान पर एक नया बोर्ड लगा, अब खुशबू मुफ्त नहीं। बीरबल जी ने भी मान लिया है कि इसकी कीमत होनी चाहिए। लोग हैरान थे, कुछ उत्साहित, कुछ नाराज। लेकिन कुछ दिनों में ये अफवाह फैल गई कि रघु की जलेबियों में कोई रहस्य है। कई लोगों का दावा था कि उन्होंने जलेबी खाने के बाद अपनी खोई चीजें पाली। कुछ को नौकरी मिल गई और एक तो लॉटरी भी जीत गया। शहर में अब दो बातें चल रही थी, बीरबल की चतुराई और रघु की जलेबियों का चमत्कार। लेकिन बीरबल को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने दोपहर को अपने एक विश्वस्त सेवक को भेजा और एक खबर मंगवाई, रघु की जलेबियों में कुछ मिलाया जा रहा है। सेवक ने लौटकर जो कहा वो और भी हैरान करने वाला था। हुजूर, रघु की जलेबियां अब एक खास पीले रंग की बनती है और उनकी खुशबू साधारण नहीं लगती। उसमें कोई अजीब बात है। बीरबल ने तय किया कि वे इस बार बिना किसी पहचान के रघु की दुकान पर काम करेंगे। एक बूढ़े भिखारी का रूप धरकर वे रघु की दुकान पर पहुंचे और बोले, मुझे काम पर रख लो, मैं झाड़ू लगाऊंगा। रघु ने उन्हें देखा और कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, पर जो देखोगे उसका किसी से जिक्र नहीं करना होगा। बीरबल ने हामी भर दी। रात को रघु अपनी दुकान के पीछे एक संदूक खोलता था, जिसमें एक छोटी सी शीशी रखी थी। वो उस शीशी से हल्का सा तरल जलेबी के घोल में मिलाता और फिर खास खुशबू उठती।
बीरबल ने ये सब देखा, लेकिन अभी कुछ कहे बिना सबक लेना चाहा। एक रात रघु कुछ खास लोगों को अपनी दुकान के अंदर बुलाता है और बंद दरवाजे के पीछे कुछ सौदे होते हैं। वहां से निकलने के बाद लोग कहते हैं, अब हमारी किस्मत चमक जाएगी। बीरबल को अब यकीन हो गया कि जलेबियों की आड़ में कुछ बड़ा खेल हो रहा है। लेकिन क्या और क्यों? बीरबल अगली सुबह अकबर के पास जाने वाले थे, तभी उन्हें एक खत मिला, बिना नाम का। अगर तुमने रघु के बारे में ज्यादा दिमाग लगाया तो तुम्हारा भी स्वाद बदल जाएगा। हमेशा के लिए बीरबल चौकन्ने हो गए। अब ये महज मिठाई की कहानी नहीं रह गई थी। उन्होंने तुरंत गुप्तचर भेजे और रघु की हर गतिविधि पर नजर रखने को कहा। रघु अब शहर में एक रहस्य बन चुका था। जलेबियों की महक अब कई गलियों तक फैलने लगी थी। लोग कहते, ये कोई आम मिठाई नहीं है, ये किस्मत की कुंजी है। लेकिन बीरबल जानते थे, कुंजी जितनी चमकती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। रात गहरी हो चली थी। चांद आधा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाओं में कुछ अजीब सी थकावट घुली थी। बीरबल अपने कमरे में बैठकर गहरी सोच में डूबे थे। उनका हाथ उस बिना नाम वाले खत पर था जिसे उन्होंने सुबह पाया था। तुम्हारा स्वाद हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये शब्द मजाक नहीं थे। कोई चाहता था कि बीरबल इस मामले से दूर रहें, पर बीरबल जानते थे कि जितना कोई उन्हें रोकना चाहता है उतना ही ये मामला गंभीर है। उन्होंने कागज पर धीरे धीरे एक योजना बनानी शुरू की, जलेबी योजना। अगले कुछ दिनों तक बीरबल उसी भिखारी के भेष में रघु की दुकान पर जाते रहे। उन्होंने रघु की दिनचर्या, उसका व्यवहार और जलेबी बनाने की हर प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू किया। रघु का व्यवहार बड़ा ही संयमित था, लेकिन बीरबल ने देखा कि हर तीसरे दिन वो एक अनजान आदमी से मिलता जो एक बंद थैले में कुछ लाकर देता था। उस थैले को रघु दुकान के पीछे की दीवार में बने एक गुप्त तहखाने में छुपाता था। बीरबल की जिज्ञासा अब और भी गहराने लगी। एक रात जब शहर गहरी नींद में था और रघु अपनी दुकान बंद कर घर चला गया, बीरबल धीरे से दुकान के पीछे पहुंचे। उन्होंने पहले ही देखा था कि उस दीवार पर एक ढीली ईंट है। ईंट को हटाया गया और अंदर से वो थैला निकाला गया। थैले में जो मिला वह चौंकाने वाला था। पीली रंग की कांच की छोटी शीशियां, जिनमें अजीब सी चमकती द्रव्य भरी हुई थी। उसकी खुशबू जलेबी जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ तेज चुभने वाली गंध थी। बीरबल शीशियों में से एक अपने पास रख लेते हैं और बाकी को वही वापस रख देते हैं। अगली सुबह उन्होंने उस शीशी को अपने विश्वास पात्र वैद्य चंद्रसेन को दिखाया। चंद्रसेन ने द्रव्य की जांच की और जो बताया वो वाकई चौंकाने वाला था। ये कोई साधारण सुगंध या खाद्य पदार्थ नहीं है बीरबल जी। इसमें कोई नशीला तत्व है जो इंसान के मनमस्तिष्क को कुछ समय के लिए भ्रम में डाल देता है। ये इंसान को कुछ देर के लिए ज्यादा खुश, आत्मविश्वासी और भाग्यशाली महसूस कराता है, लेकिन ये एक धोखा है। बीरबल समझ गए कि रघु की जलेबियां स्वादिष्ट नहीं, बल्कि छुपा हुआ भ्रम थी। इसका मतलब था कि शहर के लोगों को सिर्फ मूर्ख नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि उनके दिमाग से खेला जा रहा था। रघु अब एक आम हलवाई नहीं रहा था। उसकी दुकान पर अब हर वर्ग के लोग आते थे, सैनिक, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, यहां तक कि दरबार के छोटे अधिकारी भी। हर कोई यही कहता, एक बार रघु की जलेबी खा लो, दिन बन जाता है। लेकिन बीरबल को समझ आ गया था कि ये दिन बनना एक भ्रम था, एक कृत्रिम अनुभव जो दिमाग के साथ खिलवाड़ था। उन्होंने अकबर को इस बात की जानकारी देने का मन बनाया, लेकिन तभी दूसरा खत आया। बीरबल, ये आखिरी चेतावनी है। इस मिठास को कड़वाहट में मत बदलो, तुम्हें नुकसान होगा, शहर तुम्हें भूल जाएगा। अब मामला व्यक्तिगत हो गया था। बीरबल जानते थे कि अब सीधा हमला बेकार होगा। उन्होंने एक योजना बनाई, नकली ग्राहक भेजना। बीरबल ने कुछ लोगों को पैसे देकर रघु की दुकान पर भेजा, जो लगातार जलेबी खरीदते और खास सवाल पूछते।
ये खुशबू इतनी खास क्यों है? तुम्हारे पास कोई गुप्त नुस्खा है क्या? क्या तुम्हारे पास कोई चमत्कारी सामग्री है? रघु को शक होने लगा कि कोई उसकी पोल खोलना चाहता है। रघु की जासूसी। बीरबल ने चुपके से उस व्यक्ति का पीछा करवाया जो हर तीसरे दिन शीशी लाकर देता था। पता चला वो व्यक्ति शहर के बाहर एक सुनसान हवेली में जाता है। हवेली बंद पड़ी थी, लेकिन रात को वहां रोशनी जलती थी। दरबार में चुप्पी। बीरबल ने अकबर को सब कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ कहा कि एक रहस्यमय मिठाई वाला शहर में लोगों को भ्रमित कर रहा है और वे खुद उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं। एक रात बीरबल और उनके गुप्तचर हवेली पहुंचे। अंदर जो दिखा वो डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र, कुछ जड़ी बूटियां, शीशियां और एक किताब, मन पर नियंत्रण की कला। वहां 3 लोग मौजूद थे, एक वैद्य, एक विद्वान और वही व्यक्ति जो रघु को सामग्री देता था। बातचीत से पता चला कि ये लोग रस विद्या नामक एक प्राचीन विद्या के प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें सूंघने या चखने से इंसान का मन कुछ समय के लिए नियंत्रण में लाया जा सकता है। इन लोगों का उद्देश्य था दरबार पर धीरे धीरे प्रभाव जमाना। वे लोग चाहते थे कि रघु की जलेबियों के जरिए लोग उनकी बात माने और फिर दरबार तक पहुंचकर निर्णयों को प्रभावित करें। बीरबल को अब पूरा षड्यंत्र समझ में आ चुका था। बीरबल ने योजना बनाई कि एक विशाल जलेबी उत्सव करवाया जाए, जहां पूरे शहर के लोग आए और रघु को स्वयं सम्मानित किया जाए। बीरबल ने यह सब खुद तय किया और अकबर को भी आमंत्रित किया। उत्सव का दिन आया। रघु को सुनहरा मुकुट पहनाया गया। उससे कहा गया कि वो अपनी सबसे खास जलेबी बनाए और सभी को परोसे। रघु ने वही पीला द्रव्य मिलाया और सबको जलेबियां खिलाई। बीरबल ने गुप्त रूप से सब जलेबियां बदलवा दी थी। कुछ समय बाद सबको लगा कि जलेबियों का प्रभाव वैसा नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ। बीरबल ने तब दरबार के सामने सब राज खोला। जब रघु से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, वो मुस्कुराया और बोला, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया था। लोग खुद धोखा खाना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें मिठास दे दी। मैं सिर्फ उनका आईना था। बीरबल चुप थे। अकबर भी सोच में पड़ गए। रघु को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया, लेकिन अगले दिन सुबह जब सिपाही रघु को लेने गए, उसकी कोठरी खाली थी। दीवार पर लिखा था, स्वाद बदल सकता है, लेकिन सत्य, वो तो हर जुबान से बच निकलता है। रघु के भाग जाने के बाद बीरबल को चैन नहीं था। उनके दिमाग में सवालों की कतार लग गई थी। क्या रघु अकेला था? क्या हवेली के लोग अब भी किसी योजना में जुटे हैं? क्या दरबार के भीतर कोई इस साजिश में शामिल था? बीरबल ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने हवेली को सील करवा दिया, लेकिन कुछ गुप्तचरों को आसपास तैनात कर दिया। इसी दौरान दरबार में एक नई समस्या सामने आई। कई छोटे अधिकारी और सैनिक अचानक बीमार पड़ने लगे। सभी ने कुछ दिन पहले रघु की जलेबियां खाई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे थे, जैसे वे किसी और की बातों को दोहरा रहे हों। मैं वही कह रहा हूं जो मुझे अंदर से सुनाई देता है। मैं जानता हूं कि कौन कौन दुश्मन है, बस वो चेहरा नहीं दिखा रहा। बीरबल, बी बी बी। कुछ ने तो बीरबल का नाम अजीब ढंग से दोहराना शुरू कर दिया। ये सामान्य बीमारी नहीं थी, ये मानसिक असर था। बीरबल ने चंद्रसेन वैद्य को फिर बुलाया। चंद्रसेन ने इन लोगों की नब्ज, आंखों की हरकतें और प्रतिक्रिया देखी। बीरबल जी, ये वही नशीला द्रव्य है जो रघु इस्तेमाल करता था, लेकिन अब इसकी मात्रा अधिक लगती है। कोई इसे और खतरनाक बना रहा है। बीरबल समझ गए कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रघु का भागना सिर्फ एक परत था। असली खिलाड़ी कोई और हो सकता है। उन्हें शक हुआ कि दरबार के भीतर कोई गद्दार है जो इस खेल में शामिल है। उन्होंने तुरंत एक गुप्त बैठक बुलाई, जिसमें सिर्फ 4 भरोसेमंद लोग शामिल थे। राजा अकबर, सेनापति फरीद खां, चंद्रसेन वैद्य और एक गुप्तचर गोविंद।
इन चारों को बीरबल ने पूरी योजना बताई। अब उन्हें जलेबियों के जाल से ज्यादा दिमाग के जाल को तोड़ना था। रघु का कोई अतापता नहीं था। लेकिन कुछ दिनों बाद बाजार में एक नई मिठाई की दुकान खुली जिसका नाम था रघुवंशी स्वाद। दुकानदार कोई और था। नाम था रमेश। चेहरा भी अलग, लेकिन दुकान की खुशबू हूबहू वैसी ही थी जैसी रघु की दुकान से आती थी। बीरबल को तुरंत शक हुआ। उन्होंने रमेश का पीछा करवाया। पता चला वो रात को शहर से बाहर जाता है, एक पुराने खंडहर की तरफ। खंडहर में हर रात 3 से 4 लोग जमा होते हैं। वहां धीमी आवाजों में मंत्रोच्चार जैसा कुछ चलता है। कुछ ताले खुलते हैं और कुछ दस्तावेज जलाए जाते हैं। बीरबल ने गुप्तचर गोविंद को खंडहर के भीतर भेजा। एक छोटा सा कैमरा जैसा उपकरण, उस युग के अनुसार संकेत तंत्र लगाया गया, जिससे अगली रात खंडहर की दीवार पर एक चिन्ह दिखाई दिया। ज्ञाना, ये वही शब्द था जो हवेली की किताब में था। अब बीरबल को यकीन हो गया, रघु सिर्फ एक मुखौटा था। असली नाम, असली मास्टरमाइंड कोई और है, और उसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार नहीं, राज्य पर नियंत्रण है। कुछ दिनों में दरबार में अजीब परिवर्तन आने लगे। कुछ सलाहकारों की राय अचानक अकबर के खिलाफ हो गई। कोई कहता बीरबल बहुत हस्तक्षेप करता है, कोई कहता हमें अब बदलाव चाहिए, नए विचार, नया मंत्री। अकबर भी भ्रमित हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, क्या तुम ही अब इस राज्य की जड़ बन चुके हो? बीरबल? बीरबल को चोट पहुंची। यह राजा का नहीं, किसी और का प्रभाव था। बीरबल ने अकबर से कुछ दिन का समय मांगा। उन्होंने एक आखिरी योजना बनाई जिसे उन्होंने नाम दिया चित्त विजय। इस योजना के तहत एक नकली दुकान खोली गई जिसमें उसी द्रव्य जैसी खुशबू और स्वाद वाली जलेबी तैयार की गई, लेकिन बिना कोई हानिकारक पदार्थ मिलाए। उस दुकान पर आने वाले हर ग्राहक से एक विशेष प्रश्न पूछा गया, क्या आप खुद को पहचानते हैं? कई ग्राहक चौंक गए। किसी ने कहा हां, किसी ने कहा शायद, और कुछ बोले नहीं। जो नहीं बोले वे सभी वे लोग थे जो रघुवंशी स्वाद में भी जाया करते थे। यही बीरबल का प्रमाण था। ये लोग पूरी तरह प्रभाव में आ चुके हैं। एक रात बीरबल खुद खंडहर गए, इस बार बिना किसी सैनिक के, सिर्फ गोविंद के साथ। वहां उन्होंने एक शख्स को देखा जो बाकी लोगों को संबोधित कर रहा था। लंबा कद, गहरी आवाज और चेहरा आधा ढका हुआ। वो बोला, बीरबल जैसे लोग सच्चाई की आड़ में लोगों को डराते हैं, पर हम उन्हें स्वप्न देते हैं। मीठा, सुनहरा और सच्चा लगने वाला स्वप्न। बीरबल अचानक आगे बढ़े और बोले, तो क्या तुम ही हो रघु? वो था दरबार का ही एक विद्वान, पंडित हरिकृष्ण, जिसे वर्षों पहले दरबार से बाहर कर दिया गया था बीरबल की बात पर। हरिकृष्ण ने कहा, तुमने मुझे दरबार से निकाला, अब मैं दरबार को अपने मन से चलाऊंगा, लोगों की सोच को मीठे भ्रम में बांध दूंगा। बीरबल ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर वो धुएं की तरह गायब हो गया। खंडहर में जो दस्तावेज मिले वे सब अधचले थे, लेकिन उनमें कुछ संकेत थे। अगला लक्ष्य, सेनापति अगला द्रव्य, अशोक रसायन अगली तिथि। पूर्णिमा की रात। अब बीरबल जान चुके हैं कि खेल बहुत बड़ा है। रघु एक नाम था, पर उसके पीछे छुपा हरिकृष्ण एक बुद्धिमान, विद्वान और खतरनाक व्यक्ति है। बीरबल अकबर से कहते हैं, जहां तक दिखता है वह मिठास होती है, पर जहां तक समझ आता है वहां विष होता है। अब पूरा राज्य सतर्क है, पर हर पूर्णिमा पर कोई नई मिठाई की दुकान खुलती है जिसमें वही पुरानी खुशबू होती है। बीरबल हर नई दुकान के पीछे एक नई चाल देख रहे हैं, और अकबर अब हर सलाह 2 बार सोच कर लेते हैं। दरबार के बाहर की दुनिया शांत थी, लेकिन बीरबल के मन में तूफान चल रहा था। चंद्रसेन वैद्य ने बीरबल को बताया, हरिकृष्ण अब एक नया रसायन इस्तेमाल करने वाला है, अशोक रसायन। यह दिमाग पर और भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। बीरबल जान गए कि यह सिर्फ एक मानसिक खेल नहीं, बल्कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है।
उन्होंने एक छोटी सी टीम बनाई। गोविंद गुप्तचर, कविराज रविंद्र शब्दों और संकेतों के विशेषज्ञ, रज्जो बीरबल की पुरानी सेविका जो अब सुघड़ जासूस थी, दुर्गा देवी शहर की महिलाओं की लीडर जो समाज के अंदरूनी हालातों से वाकिफ थी। इन सभी को अलग अलग काम सौंपे गए। पूर्णिमा से 2 दिन पहले शहर के सबसे व्यस्त बाजार में एक नई मिठाई की दुकान खुलती है। नाम था अमृतरस। बड़ा सा बोर्ड, चमचमाती सजावट और कुछ ही घंटों में लंबी कतार। अंदर से वही मीठी खुशबू जो अब बीरबल को जहर जैसी लगती थी। इस बार दुकान का मालिक था धीरन मित्तल। उसका कहना था, हम सिर्फ स्वाद बेचते हैं, सपना नहीं। लेकिन बीरबल जानते थे कि स्वाद से सपना बनाना ही इनका खेल है। गोविंद को ग्राहक बनाकर वहां भेजा गया। उसने देखा कि वहां पर एक अलग कतार बनाई जाती है, विशेष लोगों के लिए। उन्हें एक विशेष पेपर वाले पैकेट में जलेबी दी जाती थी। गोविंद ने एक पैकेट चुराया और बीरबल को लाकर दिया। चंद्रसेन ने उस जलेबी की जांच की। उसकी बातों ने सबका दिल दहला दिया। इसमें मिला हुआ रसायन बहुत सूक्ष्म है। खाने वाला व्यक्ति बहुत सहजता से किसी भी बात को सत्य मानने लगता है, चाहे वो झूठ हो। बीरबल चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हरि कृष्ण अब सिर्फ जलेबी नहीं बेच रहा, वो विचार बेच रहा है। पूरा राज्य विचारों के आधार पर बंट सकता था, बिना तलवार, बिना बगावत। और ये सब हो रहा था जलेबी के एक चक्र में लिपटी मिठास के पीछे छुपे तंत्र से। रज्जो ने सूचना दी कि शहर के कई बच्चों को अब अमृत रस की दुकान से मुफ्त जलेबियां दी जा रही है। बीरबल समझ गए कि ये भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने का तरीका है। बच्चे वही बनते हैं जो वे स्वाद लेते हैं। रज्जो ने चुपचाप उस दुकान के पिछवाड़े से एक थैला चुराया, जिसमें काले कागजों पर लिखा हुआ कुछ गूढ़ भाषा में संदेश था। कविराज रविंद्र ने उन कागजों को पढ़ा। उसमें लिखा था, पूर्णिमा को होने 2 पूर्ण। उस रात जो चखा वही राजा, जो सूंघा वही वजीर। ये साफ संकेत था कि पूर्णिमा की रात ही अंतिम चाल होगी। बीरबल ने एक और योजना बनाई, जलेबी से जलेबी को हराना। उन्होंने चंद्रसेन के साथ मिलकर एक जड़ी बूटियों से युक्त मिठास बनाई, जो दिमाग को जागरूक करती थी, भ्रम नहीं पैदा करती। उन्होंने इसे नाम दिया बुद्धिरस। पूर्णिमा की रात, जब अमृत रस दुकान पर भीड़ लगी हुई थी, बीरबल ने अपने गुप्त सैनिकों को पूरे शहर में बुद्धि रस बांटने भेजा, विशेष रूप से गरीबों, बच्चों और सैनिकों को। कुछ ही घंटों में शहर में 2 तरह की बातें सुनाई देने लगी। जलेबी खाओ और आंखें खोलो, जलेबी खाओ और सपने देखो। शहर 2 खेमों में बंटने लगा। रात को चांद पूरा था। अमृत रस दुकान पर एक मंच सजा हुआ था, जहां एक व्यक्ति जनता को संबोधित करने आया। लंबा कद, शांत चाल, लेकिन चेहरा नकाब में। वो बोला, राज्य को बदलने के लिए तलवार की जरूरत नहीं, सिर्फ स्वाद की समझ होनी चाहिए। जो आज जलेबी चखेगा, कल वही निर्णय करेगा। बीरबल मंच पर पहुंचे और बोले, क्या आप जनता को स्वाद से नहीं, सोच से जीत सकते हैं? उस व्यक्ति ने नकाब उतारा। वो हरिकृष्ण था। सामने जनता खड़ी थी, कुछ भ्रमित, कुछ जागरूक और कुछ पूरी तरह शांत। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम सोचते हो कि मीठा भ्रम सच से जीत सकता है, तो यह राज्य बहुत कमजोर होगा। हरिकृष्ण बोला, नहीं बीरबल, यह राज्य तुम्हारी कड़वी सच्चाई से थक चुका है। अब वो मीठे सपनों की तलाश में है। हरिकृष्ण मंच से गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। भीड़ शांत रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन अमृत रस की दुकान बंद थी। कोई पता नहीं चला कि हरिकृष्ण कहाँ गया। बीरबल को केवल एक शीशी मिली। उसमें वही अशोक रसायन था और एक चिट्ठी। मीठा सपना कभी खत्म नहीं होता बीरबल, वो बस एक और दुकानदार के रूप में लौटता है। राज्य के लिए अगली सुबह शांत थी, पर बीरबल के लिए नहीं। राजा अकबर भी उस रात को नहीं भूल पा रहे थे।
उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम सोचते हो वो अब फिर लौटेगा? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं महाराज, वो गया नहीं है, बस रूप बदल गया है। उसी दिन राज्य के बाहर दक्षिण दिशा में एक नई बस्ती बसती है। नाम रखा गया स्वाद नगर। वहां का नियम था, हर दिन एक नया स्वाद, हर स्वाद में एक नई सोच। बीरबल को जैसे ही ये सूचना मिली, उनकी आंखों में फिर वही चिंता लौट आई। स्वाद नगर कोई सामान्य जगह नहीं थी। वहां हर सुबह एक नया मिठाई केंद्र खुलता था। हर मिठाई के साथ एक विचार दिया जाता था, जैसे स्वप्न ही सत्य है, जिसने स्वाद पाया उसने ज्ञान पाया, जो कड़वा बोले वो विरोधी है। धीरे धीरे वहां के लोग मूल्य और तर्क छोड़ स्वाद के इशारों पर जीने लगे। बीरबल समझ गए, ये हरिकृष्ण का नया गढ़ है। गोविंद, जो हरिकृष्ण के खंडहरों में भेजा गया था, अब स्वाद नगर में गुप्तचर बन गया। उसने बीरबल को संदेश भेजा, स्वाद नगर की मिठाइयां अब सिर्फ स्वाद नहीं देती, वे आदेश देती है। लोग बिना पूछे चीजें मान रहे हैं। हरिकृष्ण अब सिर्फ विचार नहीं बेच रहा, वो आत्मा का व्यापार कर रहा है। बीरबल ने पूछा, क्या उसका चेहरा दिखा? गोविंद ने कहा, नहीं, लेकिन एक बच्चा है जिसे सब स्वाद पुत्र कहते हैं। वो मंच पर आकर सबको दिशा देता है। बीरबल चौंक गए। क्या अब हरिकृष्ण ने बच्चों को हथियार बना लिया था? बीरबल ने दरबार में एक सभा बुलाई और कहा, अब हमें तलवार से नहीं, कथा से लड़ना होगा। हरिकृष्ण की कथा मीठी है पर झूठी है, हमारी कथा सच्ची है पर कठिन है। उन्होंने एक योजना बनाई। राज्य भर में बुद्धि कथाएं सुनाने के लिए मंडल बनाए गए। हर मोहल्ले में बच्चों को तर्क और समझ की कहानियां सिखाई जाने लगी। मिठाइयों के साथ सच्चाई के पत्र बांटे जाने लगे। खाओ, सोचो, फिर मानो। धीरे धीरे असर दिखा, पर स्वाद नगर के लोग अभी भी बंधे हुए थे स्वाद पुत्र के वचनों से। बीरबल खुद स्वाद नगर गए, गुप्त भेष में। उन्होंने देखा, एक छोटा बालक मंच पर चढ़ता है, सफेद कपड़े, गले में सोने की जंजीर। वो चिल्लाकर कहता है, जो सोचता है वो पीछे रह जाता है, जो चखता है वही जीता है। बीरबल ने उस बच्चे की आंखें पहचानी, वो कोई और नहीं, हरिकृष्ण का पोता था, विवेक। अब खेल और गहरा हो गया था। हरिकृष्ण स्वयं मंच पर नहीं आता, वो अब विवेक के जरिए जनता से बात करता है। बीरबल जान गए, ये अगली पीढ़ी पर नियंत्रण की चाल थी। बीरबल ने अंतिम योजना बनाई। उन्होंने उसे नाम दिया स्वाद सत्य। इस योजना में उन्होंने 3 कदम तय किए। बीरबल ने एक सभा बुलाई, जहां उन्होंने विवेक को आमंत्रित किया और पूछा, क्या तुम जानते हो जो तुम बोलते हो वो तुम्हारा है या किसी और का? विवेक चुप रहा। एक खास मिठाई, सत्य रस। बीरबल ने एक मिठाई बनाई जो दिमाग को शांत करती थी, मुंह नहीं जगाती थी। इसका असर था सच्चाई सामने आना। ये मिठाई विवेक को दी गई। मिठाई खाते ही विवेक की आंखें भर आई। वो बोला, मैंने जो कहा वो मैंने नहीं सोचा था, वो सब दादाजी ने सिखाया था। उन्होंने कहा, तुम मेरी आवाज बनोगे। सभा में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह बीरबल को एक चिट्ठी मिली। कोई हस्ताक्षर नहीं, लेकिन अंदाज हरिकृष्ण का था। मैं हारा नहीं हूं, मैंने सिर्फ जगह बदली है। जब तक लोग सच्चाई से भागेंगे, मैं लौटता रहूंगा। हर स्वाद में, हर दुकान में, हर सपना बनकर। बीरबल ने चिट्ठी जलाई नहीं, उन्होंने उसे एक बक्से में बंद करके रख दिया और ऊपर लिखा, भ्रम का इतिहास, अंतिम दृश्य, कहानी अभी बाकी है। स्वाद नगर अब शांत है। विवेक शिक्षा ले रहा है, तर्क की, विचार की। पर उसी समय किसी दूर गांव में एक और दुकान खुलती है। दुकान का नाम है स्वाद सागर और बोर्ड पर लिखा है, हम स्वाद नहीं बेचते, आत्मा को छूते हैं। बीरबल अब बूढ़े हो चुके हैं, पर उनकी आंखों में वही सतर्कता है। वे मुस्कुराते हैं और धीरे से कहते हैं, अब मेरी नहीं, किसी और की बारी है। पर कहानी वही है,
स्वाद के पीछे छुपे सच को पहचानने की। राज्य में सब कुछ सामान्य चल रहा था। बीरबल ने जितना चाहा था उतना ही अपने गुप्त एजेंट्स के जरिए सरकार की हर गतिविधि पर नजर रखी थी। उनका ध्यान अब विवेक पर था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बच्चा धीरे धीरे अपने दादाजी के प्रभाव से बाहर आ रहा था। पर फिर भी कहीं न कहीं बीरबल के मन में एक आशंका थी कि हरिकृष्ण का जादू अभी खत्म नहीं हुआ था। ये महज एक समय का ठहराव था। एक दिन बीरबल ने चुपके से अकबर से कहा, महाराज, स्वीकृति का झूठ कभी नहीं खत्म होता। अकबर ने ध्यान से उसे देखा और कहा, क्या तुम फिर से हरिकृष्ण की चालों को लेकर चिंतित हो? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जी महाराज, मुझे लगता है कि वो हमें भूलने नहीं देगा। अब वो और भी चालाक हो चुका है। उसकी दुकान स्वाद सागर अब उसके नए हथियार के रूप में सामने आ चुकी है। स्वाद सागर की दुकान जब खुली तो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। ये दुकान कुछ अलग थी। ये केवल मिठाइयां नहीं बेचती थी, बल्कि हर किसी को अपनी आत्मा का स्वाद दिखाने का दावा करती थी। दुकान का बोर्ड था, स्वाद सागर, जहां हर स्वाद एक नई सोच की शुरुआत है। बीरबल को तुरंत समझ आ गया कि ये एक और धोखा हो सकता है। वो अकेले ही इस दुकान पर पहुंचे। दुकान के अंदर गया तो पाया कि वहां किसी को भी बिना खाए जाने नहीं दिया जाता था। लोग एक मीठी खुशबू में घिरे हुए थे। मिठाइयां किसी खास मिश्रण में डूबी हुई थी, जिनका स्वाद इतना बेहतरीन था कि हर व्यक्ति तन्मय हो जाता था। बीरबल ने चुपके से एक मिठाई खाई। जैसे ही मिठाई उनके मुंह में गई, उनका दिमाग एक अजीब सी स्थिति में पहुंच गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी और दुनिया में खो गए हों। एक ऐसी दुनिया जहां केवल मीठे शब्द और विचार ही थे। उन्हें लगा ये वही रसायन है जो पहले हरिकृष्ण ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने तुरंत दुकान का निरीक्षण किया और पाया कि वहां एक गुप्त स्थान था, जहां हरिकृष्ण के अनुयायी एक के बाद एक मिठाई खा रहे थे। वो जगह पूरी तरह से बंद थी और कोई बाहरी व्यक्ति वहां नहीं जा सकता था। बीरबल ने मन ही मन ठान लिया कि उन्हें हरिकृष्ण की योजना को फिर से उजागर करना होगा। बीरबल ने अपने गुप्तचर को आदेश दिया कि वो स्वाद सागर के बारे में और जानकारी लाए। कुछ समय बाद गुप्तचर गोविंद ने बीरबल को बताया कि स्वाद सागर की दुकान के पीछे एक नया समूह काम कर रहा था, जिसका नाम था स्वाद ब्रिगेड। ये समूह हर दिन नया स्वाद बनाकर जनता में वितरित करता था और लोग उन्हें बिना किसी सवाल के मानने लगते थे। वो समूह पूरी तरह से हरिकृष्ण के नए खुफिया संगठन जैसा था। बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये एक और साजिश है, जिसमें अब हरिकृष्ण ने सीधे तौर पर राजनीति को प्रभावित करने की बजाय लोगों के दिलों और दिमागों को निशाना बनाया था। बीरबल अब अपने अगले कदम की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी योजना बनाई कि वो स्वाद सागर के भीतर घुसकर ये पता लगाएंगे कि इस दुकान के पीछे असल में कौन है। उन्होंने अपने गुप्तचर गोविंद को आदेश दिया कि वो हरिकृष्ण के करीबी लोगों के संपर्क में आए और पता लगाए कि वहां कोई नया बदलाव हो रहा है या नहीं। एक रात बीरबल, गोविंद और रज्जो ने स्वाद सागर के अंदर जाने की योजना बनाई। उनके पास कुछ खास तरीके थे जिनसे वो बिना देखे इस दुकान की गतिविधियों का पता लगा सकते थे। वो सब एक के बाद एक मिठाई खाते गए और धीरे धीरे दुकान के भीतर के उन लोगों के संपर्क में आ गए जो असल में स्वाद सागर के नियंत्रण में थे। उन्होंने वहां देखा कि स्वाद सागर के एक कमरे में हरिकृष्ण का संदेश था। उस संदेश में लिखा था, स्वाद सागर सिर्फ एक दुकान नहीं है, ये उस विचार का प्रतीक है जिसे मैंने हमेशा फैलाना चाहा है। एक दिन आएगा जब लोग सिर्फ स्वाद से जिंदा रहेंगे और सोच का कोई महत्व नहीं होगा। बीरबल ने उस पत्र को अपने पास रखा और विचार किया कि हरिकृष्ण ने अपनी योजना को कितनी गहरे से तैयार किया है। क्या अब राज्य में सब लोग सिर्फ स्वाद के प्रभाव में आएंगे? क्या हम किसी और जाल में फंसने वाले हैं? बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी कि हरिकृष्ण का असली उद्देश्य लोगों को एक मानसिक जाल में फंसाना था।
वो सिर्फ मिठाई नहीं बेच रहा था, वो एक विचार बेच रहा था। एक ऐसा विचार जो कभी खत्म नहीं होता। अब बीरबल को पता था कि उन्हें कुछ नया करना होगा। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई और पूरे राज्य को एक स्वाद सत्य अभियान में शामिल किया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को यह समझाना था कि स्वाद सिर्फ आनंद देने वाली चीज नहीं है, बल्कि उसे समझकर उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। राज्य में हर जगह सत्य से भरी हुई मिठाइयां वितरित की गई, जिनमें मूल्य, तर्क और प्रेम का मिश्रण था। धीरे धीरे लोग फिर से सच्चाई की ओर लौटने लगे, लेकिन स्वाद सागर के प्रभाव से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए थे। कुछ दिन बाद एक शाम बीरबल के पास एक चिट्ठी आई। वो चिट्ठी हरिकृष्ण के नाम से थी, लेकिन इस बार वो गुमनाम रूप से आई थी। उसमें लिखा था, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो बीरबल? मैंने जो सोचा वही किया। तुम हर बार मुझे पहचानने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या तुम ये समझ पाए हो कि अब लोग मुझे और मेरी विचारधारा को अपना चुके हैं? मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा। मैं हर समय नया रूप लेकर वापस आऊंगा। बीरबल ने चिट्ठी को पढ़कर जलाया नहीं। उसने उस पर एक गहरी निगाह डाली और सोचा, क्या ये वही हरिकृष्ण है या अब कोई और उसकी तरह हो चुका है? स्वाद सागर की दुकान अब पूरी तरह से बंद थी, लेकिन राज्य में अब एक और दुकान खुलने की चर्चा थी। यह दुकान पहले से भी ज्यादा आकर्षक थी और उसका नाम था स्वाद ब्रह्मा। बीरबल की आंखों में एक हल्का सा डर था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि राज्य को इस बार फिर से बचाया जाए। क्या वो हरिकृष्ण के इस नए रूप से बच पाएंगे? स्वाद सागर की दुकान के बंद होने के बाद राज्य में एक नई हलचल थी। लोग पहले जैसा स्वाद नहीं पा रहे थे, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता था कि स्वाद और विचार का जादू पूरी तरह खत्म हो चुका था। बीरबल ने यह महसूस किया कि हरिकृष्ण का असली उद्देश्य सिर्फ मिठाइयां बेचने का नहीं था। उसका उद्देश्य लोगों को सोचने की क्षमता से बाहर रखना था। वो हर व्यक्ति को सिर्फ स्वाद का मोह दे रहा था, ताकि वे तर्क और बुद्धि की बजाय भावनाओं और भ्रामक विचारों के साथ जीने लगे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें एक आखिरी कदम उठाना होगा। हमें लोगों को यह दिखाना होगा कि स्वाद में केवल अच्छाई नहीं, बल्कि सच्चाई भी होनी चाहिए। अकबर ने उसकी बात मानी और बीरबल को पूरी स्वतंत्रता दी। अब बीरबल ने एक नई योजना बनाई, जिसमें न केवल राज्य के नागरिकों को स्वाद और विचार का सही संतुलन सिखाना था, बल्कि हरिकृष्ण की जादुई मिठाइयों के प्रभाव को भी समाप्त करना था। बीरबल ने राज्य के हर हिस्से में सत्य की मिठास नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने स्वाद और मिठाइयों का इस्तेमाल करते हुए हर व्यक्ति को यह सिखाया कि सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि सही सोच और तर्क भी जरूरी है। बीरबल ने राज्य के हर गांव, हर मोहल्ले और हर बाजार में अपने दूतों के माध्यम से स्वाद की नई मिठाइयां वितरित की, जो न सिर्फ मीठी थी, बल्कि उनमें सत्य के संदेश भी छिपे हुए थे। इन मिठाइयों का नाम रखा गया सत्य रस। इन मिठाइयों का स्वाद तो लाजवाब था, लेकिन जब कोई उन्हें खाता तो उसके भीतर तर्क और सत्य के विचार भी पैदा होते थे। धीरे धीरे लोग स्वाद को तर्क और सच्चाई के साथ जोड़ने लगे। हरिकृष्ण ने जब यह देखा कि बीरबल के इस अभियान ने लोगों को सच और तर्क के रास्ते पर ला दिया है, तो उसे समझ में आ गया कि उसका सारा प्रभाव अब खत्म हो चुका है। उसने अपने अनुयायियों से कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बीरबल ने हर बार मुझे समझने की जगह और मौका दिया। उसकी रणनीतियां कभी भी उसकी अच्छाई से अलग नहीं हुई। वो कभी भी खुद को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं समझता। मैंने हमेशा स्वाद और भ्रम का इस्तेमाल किया, परंतु अब मुझे ये समझ में आ गया है कि सच्चाई और स्वाद का मेल ही जीवन की असली मिठास है। हरिकृष्ण ने अब अपने पूरे नेटवर्क को छोड़ दिया और राज्य से बाहर चला गया। उसने महसूस किया कि लोगों को भटकाकर उन्हें खुद पर निर्भर नहीं बनाया जा सकता। अब उसे ये समझ में आ गया कि वास्तविक शक्ति स्वाद से ज्यादा सत्य और ज्ञान में होती है।
बीरबल ने अंततः हरिकृष्ण को पूरी तरह से हरा दिया था, लेकिन उसका विजय उत्सव किसी युद्ध की तरह नहीं था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आज हमारी सबसे बड़ी जीत यह है कि हमने लोगों को सच्चाई दिखाकर उन्हें स्वतंत्र किया। अब उन्हें स्वाद और विचार की संजीवनी का समझ आ चुका है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने फिर से हमारी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए राज्य में सच्चाई का वास कराया है। बीरबल ने कहा, महाराज, ये जीत केवल मेरी नहीं है, ये हमारे राज्य के सभी नागरिकों की है। सच्चाई और तर्क की जो मिठास हम आज चख रहे हैं, वो हमारी एकता और समझ का परिणाम है। कुछ समय बाद बीरबल ने राज्य में एक नई शिक्षा प्रणाली स्थापित की, जहां स्वाद और तर्क का सही मिश्रण सिखाया जाता था। ये प्रणाली उन मिठाइयों के समान थी जो बीरबल ने वितरित की थी, जिनमें स्वाद के साथ सच्चाई और ज्ञान का अद्भुत समन्वय था। लोग अब किसी भी चीज का स्वाद तभी चखते थे जब वे उसकी सच्चाई और तर्क को समझ पाते थे। ये शिक्षा प्रणाली राज्य के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बन गई। राज्य में एक दिन फिर से खुशियां लौट आई और लोग जो सोचते थे वही करते थे। अब वे सिर्फ स्वाद के मोहताज नहीं थे, बल्कि सत्य और तर्क के साथ जीने वाले नागरिक बन गए थे। राजा अकबर के दरबार में बीरबल खड़ा था। उसके सामने एक कागज था जिस पर स्वाद और सत्य का संतुलन लिखा हुआ था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये जो हम आज जी रहे हैं वो सिर्फ एक दिन की जीत नहीं है, ये हमारी समग्र यात्रा का हिस्सा है। हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि स्वाद चाहे जितना मीठा हो, लेकिन अगर उसमें सत्य की कमी हो तो वो सच्ची मिठास नहीं हो सकती। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल, हमें अपने नागरिकों को यही सिखाना चाहिए।